हेलो एवरीवन। अब तक हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। आज हम कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इट इज कनेक्टेड विथ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 जीएसटी वुड बी चार्ज्ड ऑन सप्लाई। जीएसटी आपका सप्लाई के ऊपर चार्ज होगा और सप्लाई सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में बताया गया था कि सप्लाई के लिए कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट या मस्ट। ओनली 4 एक्सेप्शंस थी। तो कंसिडरेशन होगा तभी सप्लाई माना जाएगा। इफ देयर इज नो कंसिडरेशन सप्लाई नहीं है। अब तक तो सबको याद हो गया, सपने में 3 बजे भी याद आता होगा सर कंसिडरेशन है तो सप्लाई है, और यदि कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई भी नहीं है। सर आज क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले जो टर्म यूज हुई है क्या, कंसिडरेशन, उसका हम करेंगे पोस्टमार्टम। ये कंसिडरेशन का क्या मतलब है? मतलब ये कि जब कोई सप्लायर सप्लाई करता है तो उसे मिलना चाहिए कंसिडरेशन। व्हाट इज अ कंसिडरेशन? कोई कंसिडरेशन होगा तभी सप्लाई है, और यदि कंसिडरेशन नहीं है सप्लाई नहीं है। तो कंसिडरेशन को जीएसटी एक्ट में डिफाइंड है प्रॉपर्ली। तो कंसिडरेशन सेक्शन 2 क्लोज 31 क्या कहता है? ये कंसिडरेशन सिंपल इजी वर्ड में हम बोल सकते हैं कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न। वन वर्ड में क्या बोला मैंने? समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। कंसिडरेशन हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ भी। नहीं समझ में आया? पहली बात, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, समझने के लिए बहुत इजी है। जब भी हम यहाँ पे सप्लाई की बात करते हैं तो कितनी पार्टीज होगी? 5 है। सप्लाई करते हैं तो कितनी पार्टी होगी? 2 पार्टीज होगी। एक सप्लायर, दूसरा सप्लायर। सप्लायर थोड़ी होगा, यदि एक सप्लायर है तो दूसरा सप्लायर नहीं होगा ना। बोलो ना सर, रेसिपिएंट होगा ना। एक सप्लायर सप्लाई कर रहा है और दूसरा पर्सन क्या हुआ? रेसिपिएंट, जिसने सप्लाई ली। सप्लाई देने वाला सप्लायर और सप्लाई लेने वाला रेसिपिएंट। सर समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। फर्स्ट एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1, that is a supplier, S for supplier, this is a R for recipient. Very good. ये सप्लायर ने सप्लाई किया। क्या सप्लाई किया? मे बी गुड्स, मे बी सर्विसेज और मे बी बोथ। सप्लायर ने जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज और बोथ। यहाँ पे मैंने गुड्स लिखा है, सर्विसेज लिखा है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल तो मुझे एक का ही लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सप्लायर है, उसने रेसिपिएंट को मोबाइल दिया, 1 मोबाइल आईफोन खाए। सर आईफोन खाने की चीज है क्या? ऐसे बोलता था। सुनना, बात बोलना पड़ता है, कोई सो तो ना जाए ना, सोने नहीं दूंगा। सुनो बात, सप्लायर ने, सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है, सप्लायर ने, मोबाइल वाले ने एक मोबाइल आईफोन दिया तो क्या बोलेगा? बदले में दे दे कुछ बाबा मेरे को। तो सप्लायर ने मोबाइल दिया रेसिपिएंट को, और ये रेसिपिएंट ने क्या किया? इसको दे दिया 70,000 रुपीज। रेसिपिएंट ने जो 70,000 दिया, किसको दिया? सप्लायर को। क्यों दिया? दिल नहीं चाहता सर, जेब से पैसा निकलता नहीं है, तो फिर रेसिपिएंट ने 70,000 क्यों दिया? दे दे। क्योंकि सप्लायर क्या बोला? भैया तू मुझे मोबाइल देगा। सप्लायर ने क्या बोला? तुम मुझे 70,000 देगा तो मैं मोबाइल दूंगा। मतलब रेसिपिएंट को ये मोबाइल चाहिए। क्या? रेसिपिएंट को ये मोबाइल चाहिए, तो उस मोबाइल के लिए रेसिपिएंट क्या करेगा? सप्लायर को 70,000 देना पड़ेगा। तो मतलब रेसिपिएंट ने 70,000 दिया, इसलिए नहीं दिया कि उसे देना अच्छा लगता है,
किसके लिए? सप्लाईज के लिए। क्या सप्लाई लेने के लिए? मोबाइल। तो इस मोबाइल चाहिए, यदि मोबाइल लेना है तो मोबाइल लेना है तो 70,000 दे। तो रेसिपिएंट ने 70,000 दिया, किसको दिया? सप्लायर को दिया। ऐसा भी हो सकता है कि इस मोबाइल को लेने के लिए रेसिपिएंट बोले भैया देखो देखो भैया, सुनो 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 भैया, मेरे पास 70,000 रुपया नहीं है, आप तो एक काम करो, मेरे पास ना घर में फर्नीचर पड़ा है, मैं आपको फर्नीचर दे देता हूँ, काइंड में दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? काइंड में। तो काइंड भी चलेगा, कुछ भी दे दे बाबा, कुछ तो दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ चाहिए ना बाबा। सब कहना क्या चाह रहे हो? सप्लायर ने मोबाइल दिया, उस मोबाइल के बदले रेसिपिएंट 70,000 रुपीज दे दे। 70,000 रुपया नहीं है, 70,000 रुपया नहीं है तो कुछ काइंड में दे दे, लेकिन बदले में कुछ चाहिए। क्या चाहिए? बदले में समथिंग रिटर्न। तो मीन्स कंसिडरेशन क्या हुआ? कंसिडरेशन ये हुआ कि सप्लायर ने जो रेसिपिएंट को सप्लाई किया था, जो मोबाइल दिया था, उस मोबाइल के रेस्पेक्ट में रेसिपिएंट जो दे रहा है ऐसा नहीं दे रहा, सप्लायर ने जो मोबाइल दिया उस मोबाइल के लिए, उस मोबाइल के रेस्पेक्ट में, उस मोबाइल के लिए रेसिपिएंट जो मनी दे रहा है या काइंड दे रहा है। आपको समझ में आया? आज फॉर एग्जाम्पल मैं चिन्मय बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाया, राइट? मैंने बोला आई विल टीच यू द टैक्स एंड दिस इज द एक्स अमाउंट, आपको पे करना होगा, राइट? तो मैंने पढ़ाया, उस बच्चे ने मुझे पेमेंट दिया। क्यों दिया? मैंने बोला पढ़ना है तो फीस देना होगा, उसने फीस दी। तो फीस बच्चा भी दे सकता है। बच्चा बोले सर मैं कहाँ से दूं, मैं तो अभी 19, 20, 21 साल का बच्चा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो फीस कौन दे रहा है? मैं पढ़ा किसको रहा हूँ? बच्चे को, लेकिन फीस दे कौन रहा है? पापा। मैंने पापा मम्मी को थोड़ी पढ़ाया, मैं तो बच्चे को पढ़ाया। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमाउंट पे की जा रही है, जो काइंड दिया जा रहा है, वो डायरेक्टली रेसिपिएंट भी दे सकता है या रेसिपिएंट के बिहाफ पे थर्ड पर्सन भी दे सकता है। मुझे मतलब नहीं कि कौन दे रहा है। हेलो, दे 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 दे, इसका मतलब ये हुआ, समझना बात, सप्लायर जो मोबाइल दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, उस सप्लाई के बदले रेसिपिएंट ने कुछ दिया, मनी दी, तो मनी भी कवर्ड है, जो काइंड दिया वो भी कवर्ड है। कुछ बात समझ में आ रही है? मनी भी दे सकता है, काइंड भी दे सकता है, समझना, दो पार्टीज है। हेलो, तुमसे बात कर रहा हूं, हेलो सुनो बात। सप्लायर ने मोबाइल दिया, सप्लायर ने मोबाइल दिया तो रेसिपिएंट बदले में कुछ देगा, बदले में कुछ देगा, 70,000 रुपीज देगा, 70,000 देगा। क्यों देगा? मोबाइल आया, ध्यान से देखो, मोबाइल आया तो उस मोबाइल के लिए जो रेसिपिएंट ने 70,000 रुपीज मनी दी या काइंड दिया, आया समझ में? बिल्कुल आ रहा है भाई, इंटरेस्टिंग है, हमारा मजा आ रहा है। तो जो मनी दी वो भी कंसिडरेशन है, जो काइंड में दिया, जो फर्नीचर दिया, जो काइंड में दिया वो भी कंसिडरेशन है। कौन दे सकता है? रेसिपिएंट खुद दे सकता है या एनी अदर पर्सन दे सकता है। ये सब क्या है? सप्लाई। सप्लाई नहीं, क्या ये? कंसिडरेशन। किसकी बात करें? कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। बोलो मेरे साथ, बोलते नहीं हो यार, उठो जागो, बोलो मेरे साथ। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। वेरी गुड। एक बार हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है सेक्शन 2 क्लोज 31 के अंदर। इस एग्जाम्पल को बार बार देखना, ये जो भी लिखा हुआ है ना वो अपने आप समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। मैं बार बार बोलता हूँ जीएसटी से इजी, आपको कभी कोई बुक नजर आने वाली नहीं है, इसमें कुछ पढ़ने लायक ही नहीं, सबसे इजी जीएसटी, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। सेक्शन 2 क्लोज 31, सेक्शन 2 क्लोज 31, कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाईज ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ इंक्लूड, पर ध्यान से पढ़ना, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, मतलब मे बी इन मनी, मनी मतलब मनी, और अदरवाइज मतलब काइंड। तो जो भी मनी या काइंड, एनी पेमेंट मेड
क्यों दिल नहीं चाहता। कभी मजा आता है कि कोई बच्चा बोले सर मुझे आपको पेमेंट देना, सर पेमेंट देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम बोलते हैं बच्चा तेरे को यदि मटेरियल चाहिए, वीडियोस चाहिए तो देना पड़ेगा, सुन ले लो। कुछ समझ में आया? पेमेंट निकलता नहीं है, पेमेंट निकलता नहीं है, इन रिस्पेक्ट ऑफ लेना है, लेना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है पॉइंट? इन रिस्पेक्ट ऑफ, समझना बात, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ, मतलब ये कि रेसिपी ने दान नहीं दिया है, गिफ्ट नहीं दिया है, गिफ्ट नहीं है, दान नहीं है, ये सप्लाई चाहिए। जो मैंने एग्जांपल दिया, सप्लायर ने जो मोबाइल दिया उस मोबाइल के लिए दान नहीं था, चैरिटी नहीं था, गिफ्ट नहीं था, सप्लायर ने जो मोबाइल दिया उस मोबाइल के लिए, उस मोबाइल के लिए, उस मोबाइल के रेस्पेक्ट में, उस मोबाइल के इंड्यूसमेंट के लिए। कुछ बात समझ में आ रही है? जो भी मनी या जो भी काइंड दिया जा रहा है, वेदर बाय द रेसिपिएंट, वेदर बाय द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, जो मैंने एग्जांपल दिया, फीस तुम भी दे सकते हो और फीस तुम्हारे पापा या तुम्हारे किसी रिलेटिव या किसी गार्जियन ने पे कर दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेमेंट है वो रेसिपिएंट भी दे सकता है या कोई एनी अदर पर्सन भी दे सकता है। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। एक बार लिख लो, उसके अपन आगे और कंटिन्यू करेंगे। We come to the point number 2. सेकेंड एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में समझ में आ गया, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे अपन ने कुछ पर्सन्स की बात नहीं की थी, सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर अपन डायरेक्टली पर्सन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल CJ चिन्मय जैन, CJ चिन्मय जैन सप्लायर, सप्लाई किया। क्या सप्लाई किया? नहीं, मैं मोबाइल नहीं बेचता, अपन तो क्या करते हैं, कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैं भी गुड्स और मैं भी सर्विसेज। तो यहाँ पर मोबाइल मतलब गुड्स की बात कर ली थी, तो यहाँ पे अपन सर्विसेज की बात कर लेते हैं। क्या? सर्विसेज। तो चिन्मय जैन कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। चिन्मय जैन ने कोचिंग सर्विसेज, चिन्मय ट्यूटोरियल्स ने, चिन्मय जैन ने कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड की टू X। एक इंडिविजुअल पर्सन है X, उसे कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की। ये जो बच्चा है जिसका नाम है X, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन पुअर है, गरीब है, फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड। तो इस बच्चे ने क्या किया, बोला सर मैं पैसा नहीं दे सकता। तो मार्केट में बहुत सारे एनजीओज हैं, मार्केट में बहुत सारे एनजीओ है या ट्रस्ट है, एनजीओ भी है और ट्रस्ट भी है। तो हुआ क्या, ये एक्स बोला सर मैं गरीब परिवार से हूं, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, मैं खुद फीस नहीं दे पाऊंगा। तो एक्स ने फीस नहीं दी, लेकिन एनजीओ ने और ट्रस्ट ने इस एक्स के बिहाफ पे 45,000 रुपीज का पेमेंट दे दिया। चिन्मय जैन, चिन्मय ट्यूटोरियल्स ने कोचिंग का सर्विसेज प्रोवाइड किया एक्स को। एक्स एक प्यारा बच्चा, गरीब बच्चा जिसका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, फीस माफ नहीं की। फीस माफ अलग चीज है, फीस माफ भी हो जाती है बहुत बार, वो यहां नहीं है। तो चिन्मय जैन ने एक्स एक गरीब बच्चे को पढ़ाया, वो बच्चा खुद फीस देने की कंडीशन में नहीं था। तो मार्केट में कोई एनजीओ है, एनजीओ कोई ट्रस्ट या एनी अदर पर्सन, उसने बोला मैं 45,000 रुपीज दे दूंगा। तो एनजीओ ने मुझे दान तो रही है भैया, दान नहीं ले रहा हूं, भीख नहीं चाहिए मेरे को। उस एनजीओ ने चिन्मय जैन ट्यूटोरियल्स को 45,000 रुपीज का अमाउंट दिया। क्यों दिया? इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज। क्योंकि इधर ध्यान से देखना बेटा, इधर चिन्मय जैन ने कोचिंग का सर्विसेज प्रोवाइड किया। वापस से देखो, चिन्मय ट्यूटोरियल्स सप्लायर क्या दे रहा है, क्या दे रहा है भैया? कोचिंग का सर्विसेज, सर्विसेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज दिया। किसको दिया?
किसको दिया? एक्स को। तो एक्स ने अमाउंट नहीं दिया तो एनजीओ, ट्रस्ट या एनी अदर पर्सन ने 45,000 रुपीज दिया चिन्मय जैन को। क्यों दिया? इन रेस्पेक्ट ऑफ कोचिंग। क्या? चिन्मय जैन के पढ़ाने की वजह से कोचिंग के सर्विसेज के बदले ये एक्स भी पेमेंट कर सकता है। कोई एनजीओ या ट्रस्ट भी यदि कोई अमाउंट यदि देते हैं तो ये भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड होंगे, ये भी अमाउंट वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। समझ में आ रही बात? मीन्स पेमेंट रेसिपिएंट भी दे सकता है, उसके ब्याह पे कोई थर्ड पर्सन भी यदि पेमेंट देता है, या कोई एनजीओ भी देता है, कोई ट्रस्ट भी देता है, कोई भी पर्सन क्यों देता है? सप्लायर ने जो सप्लाईज की, मे बी गुड्स, मे बी सर्विसेज और मे बी बोथ, उसके रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पॉन्सेज में, या फॉर द इंड्यूसमेंट एनकरेज, तुम सप्लाई करो, उसके बदले कुछ दूंगा। तभी तो मैंने एक वर्ड बोला था। क्या वर्ड बोला था? कंसिडरेशन को वन वर्ड में क्या बोलते हैं? समथिंग इन रिटर्न। समझ में आ रही बात? एक और एग्जांपल लेते हैं। पूरा कंसेप्ट जो पॉइंट नंबर ए वो आपका समझ में आ जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है ये। समथिंग इन रिटर्न, वन वर्ड भी बोलते रहो जिससे आपको कंसेप्ट हमेशा याद रहे। कंसिडरेशन वन वर्ड में क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। तो दो एग्जांपल, एक एग्जांपल बाकी है, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। थर्ड एग्जांपल चिन्मय जैन, वापस से ये ले लेते हैं। चिन्मय जैन, चिन्मय ट्यूटोरियल्स ने कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की। किसको प्रोवाइड की? एक्स को। सप्लायर चिन्मय जैन कोचिंग का सर्विसेज सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? कोचिंग का सर्विसेज दिया एक्स को। एक्स वही गरीब बच्चा ये बोलता है मैं पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट गरीबों को पढ़ाओ, पुअर को एजुकेशन प्रमोट करने के लिए बोलती है। ए चिन्मय जैन, हमें पता है तुम फ्री में नहीं पढ़ाएगा, तो ये बंदा फ्री में नहीं पढ़ाता और गवर्नमेंट बोलती है फ्री में पढ़ाने का भी नहीं। तुम काम करो, तुम चार्जेस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्स दे नहीं सकता। तुम बोलेगा पैसा देना है, तो एक्स क्या करेगा? गरीब बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक काम करो चिन्मय जैन, तुम पढ़ाओ एक्स को, एक्स फीस नहीं देगा, उसके ब्याह पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तुम्हें 45,000 रुपीज दे देंगे। क्या करेंगे? 45,000 रुपीज दे देंगे। तो ये 45,000 वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। या गवर्नमेंट ऐसे भी कर सकती है, गरीब भैया जी कुछ पैसा तो है, तो एक काम करो 10,000 एक्स ने दे दिया और 35,000 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया। एनी पर्सन, यदि कोई भी पर्सन या रेसिपिएंट जितना भी अमाउंट सप्लायर को देगा सब वैल्यू में इंक्लूड होगा। सब कंसिडरेशन है। ध्यान से देखा, इधर सप्लायर इधर रेसिपिएंट, या तो रेसिपिएंट या एनी पर्सन। रेसिपिएंट और एनी पर्सन जो भी अमाउंट दे रहा है सप्लायर को, एनी पर्सन। पर एक बात याद रख लेना, एनी पर्सन के अंदर सब इंक्लूड हो जाता है। एनजीओ इंक्लूड हो जाता है, प्राइवेट बॉडीज इंक्लूड हो जाती है, धीरूभाई अंबानी इंक्लूड हो जाता है, सलमान खान इंक्लूड हो जाता है, आमिर खान इंक्लूड हो जाता है। जो भी पर्सन दे रहा है, क्योंकि बहुत लोग प्रमोट करने के लिए अपनी तरफ से अमाउंट दे देते हैं, पढ़ो हम दे देंगे पैसा। तो एनी पर्सन, जो भी पर्सन पेमेंट दे रहा है सब वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। पर एक बात याद रख लेना सर, क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अमाउंट दिया जाता है, जो भी सब्सिडीज दी जाती है, तो ये कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। तो एक्स ने जो 10,000 रुपीज दिया ये कंसिडरेशन माना जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्यों दिया? क्योंकि चिन्मय जैन सप्लायर ने एक्स को पढ़ाया।
तो सप्लाईज के रेस्पेक्ट में ही सेंट्रल गवर्नमेंट अमाउंट दे रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अमाउंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हम तो प्रमोट करने के लिए बने हुए, जीएसटी का बर्डन और मत बढ़ाओ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तभी तो अमाउंट दे रही है क्योंकि उसे वो चीज प्रमोट करनी है। तो ऐसे केसेस में जीएसटी का बर्डन और नहीं बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली जो जीएसटी कहां से लिया जाएगा, फ्रॉम द रेसिपिएंट। तो इसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जितना भी अमाउंट रेसिपिएंट देगा कंसिडरेशन का पार्ट है, जितना अमाउंट एनी पर्सन देगा सप्लायर को वो भी कंसिडरेशन का पार्ट है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अमाउंट दिया जाएगा, पर ध्यान से देखो, ये जो अमाउंट है 35,000 रुपीज का, जो सब्सिडीज आपने रिसीव्ड की फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। दिस इज द पॉइंट नंबर ए। लास्ट में देखो ये लिखा हुआ है, बट shall not include any subsidies given by central government or state government। ये सब्सिडीज का पार्ट, ये जो भी सब्सिडीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, ये कंसिडरेशन नहीं है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन कितना माना जाएगा, 10,000 रुपीज। कोई कंफ्यूजन्स? एक बार लिख लो, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, हमें क्या करना है, पॉइंट नंबर बी के बारे में बात करनी है। जल्दी से ये 2 एग्जांपल्स और लिख लो। पॉइंट नंबर ए के बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर बी पे। जब हम पॉइंट नंबर ए डिटेल्ड में इतना पढ़ लेते हैं तो पॉइंट नंबर बी में हमें ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ा सा स्पीड अब फास्ट रखेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि सेम थीम पर है पॉइंट नंबर बी भी। तो टाइम कम कंज्यूम होगा, थोड़ा सा जल्दी हम कर सकते हैं, वही सेम पैटर्न रहेगा जो ए में था। ये समझ में आ गया, 2 पार्टीज होगी ना भैया, दो पार्टीज होगी ना, एक होगा सप्लायर, एक होगा रेसिपिएंट। सप्लायर को क्या मिलने वाला है, पेमेंट देना पड़ता है। सप्लायर को क्या करना, सर क्या बोल रहे हो, सप्लायर को पेमेंट देना पड़ता है ना। सप्लायर सप्लाई करेगा ना क्या, या तो गुड्स या सर्विसेज या बोथ। तो सप्लायर ने गुड्स सर्विसेज और बोथ दोनों सप्लाई किया रेसिपिएंट को। पहले वाले पॉइंट में हमने बात कर ली थी रेसिपिएंट या एनी अदर पर्सन, रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। पॉइंट नंबर ए में अभी बात की थी अपन ने, रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ने जो भी मनी या एनी काइंड, या फिर रेसिपिएंट ने क्या किया। पॉइंट नंबर बी ये कहता है, एग्जांपल के साथ बात करते हैं। सप्लायर चिन्मय जैन ने कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की। चिन्मय जैन, ध्यान से देखो, चिन्मय जैन सप्लायर ने कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की। किसको प्रोवाइड की, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का क्या नाम लिया था मैंने, क्या नाम लिया था, अभी तो बोला था 5 मिनट पहले, क्या बताया था सर, एक्स। कहाँ का था, मुंबई, आगरा, वेरी गुड। सप्लायर ने सप्लाई सर्विसेज कोचिंग की थी, एक्स ऑफ आगरा। वो बोला सर मैं पैसा नहीं है, लिक्विड नहीं है। मैंने बोला तू पैसा नहीं देगा तो मैं भी कोचिंग नहीं दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। सब पढ़ना तो है, वही आपसे पढ़ना है। मैंने बोला फिर तो कंसिडरेशन देना पड़ेगा। सर सुना है आपको आगरा में प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ मैंने बिल्कुल सही सुना है, आई नीड ए प्रॉपर्टी इन आगरा। सर मैं दिलवा दूंगा, तो मैं पढ़ा दूंगा। तो मैं पढ़ा रहा हूं किसको, एक्स को। एक्स ने मनी नहीं दी, कोई काइंड में नहीं दिया, कोई एक्ट, कुछ काम करके दे दिया, मुझे प्रॉपर्टी दिखा दी। कहाँ पे दिखा दी, आगरा में। एक बड़ी सी प्रॉपर्टी दिखा दी, क्योंकि मैंने प्लान किया है कि आगरा में ब्रांच ओपन करेंगे, एग्जाम्पल है। तो ये ब्रांच ओपन करेंगे तो मैंने बोला प्रॉपर्टी दिखा दो, तो उसे प्रॉपर्टी दिखा दी। क्योंकि मेरे दिमाग में क्या आया, तू यदि प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा तो ये ब्रोकर प्रॉपर्टी दिखाएगा, और ब्रोकर को दिखाऊंगा तो मुझे क्या देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, और कमीशन बच गया। तो कमीशन मतलब, बात समझ में आ गई ना, समझ में आया ना, कि मैं किसी और को कमीशन देता, यदि उस बच्चे ने मुझे यदि प्रॉपर्टी दिखाई तो कमीशन नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ मेरा कमीशन बच गया। तो बच्चे को जो फीस देनी थी, फीस नहीं आई तो कमीशन
एडजस्टेड। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ सप्लायर यदि कोई सप्लाईज दे रहा है, उस सप्लाईज के अगेंस्ट यदि कोई पर्सन यदि आपको कोई काम करके देता है, क्योंकि इस दुनिया में जो काम किया जाता है वो फ्री नहीं होता, फ्री नहीं होता, फ्री नहीं होता, हर चीज का कंसिडरेशन होता है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसका मतलब ये हुआ कि सप्लायर ने जो सप्लाईज की उसके बदले इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाईज, और सप्लायर की सप्लाईज है, उन सप्लाईज के लिए जो भी रेसिपिएंट या एनी अदर पर्सन कोई भी एक्ट या जो भी फॉरबियरेंसेस करता है उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी वैल्यू, तो उस एक्ट की या फॉरबियरेंसेस रोकने की, कोई काम करना या अपने आप को कोई काम करने से रोकना, नॉन कॉम्पिटिशन क्लोज। तो यदि रेसिपिएंट या एनी अदर पर्सन कोई भी एक्ट या फॉरबियरेंस से अपने आप को रोकता है कोई काम करने से, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है, क्योंकि यदि कोई बंदा मुझे प्रॉपर्टी दिखाएगा आगरा में तो बहुत मेहनत लगती है, तो सिंपल सी बात है कमीशन होता है, तो उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है कमीशन, वो क्या होगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। वो रेसिपिएंट भी कर सकता है, एनी अदर पर्सन भी कर सकता है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। वही सेम लाइन जो पॉइंट नंबर ए में पड़ी थी, यदि कोई भी सब्सिडीज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है तो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। सिर्फ यही याद रखना है पॉइंट नंबर ए में भी, पॉइंट नंबर बी में भी, ए हो या बी हो, दोनों में एक ही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सुनो, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सब्सिडीज दी जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सब्सिडीज दी जा रही है वो वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। उसके अलावा रेसिपिएंट या एनी अदर पर्सन सप्लायर के द्वारा जो भी सप्लाईज की जाती है उसके लिए जो भी मनी, जो भी काइंड या जो भी एक्ट या फॉरबियरेंसेस का जो मॉनेटरी वैल्यू है, ये सब कंसिडरेशन का पार्ट है। ये दो पॉइंट हमें समझ में आ गए कंसिडरेशन के लिए। और मैंने एक वन वर्ड बताया था याद करने के लिए, मैं वन वर्ड बताया था, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। रिटर्न में मनी मिले, काइंड मिले, बोलो, एक्ट या फॉरबियरेंसेस का मॉनेटरी वैल्यू। क्या इंक्लूड नहीं होगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सब्सिडीज दी जा रही है सिर्फ वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा, वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी अपना कंप्लीट हो गया। सेक्शन 2 क्लोज 31 कंसिडरेशन की बात करें, लेकिन अभी रुको भैया, कंसिडरेशन का पूरा डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाउएवर, रुको, जबकि सुनो, एग्जांपल लेते हैं इस प्रोविजो के लिए। सेक्शन 2 क्लोज 31 के दो पॉइंट थे, ए और बी समझ में आ गए। प्रोविजो है सेक्शन 2 क्लोज 31 का, ये क्या कहता है एग्जांपल से समझने का ट्राई करेंगे। ये तो हमें समझ में आता है सर, दो पार्टीज आप लिखोगे, ये सप्लायर होगा, ये रेसिपिएंट होगा। चलो, इसमें बचपन की कुछ बातें याद कर लेते हैं। किसकी बातें? बचपन की बातें याद कर लेते हैं। बचपन में जब स्कूल की छुट्टी आती थी तो तुम्हें याद होगा, चंपक, चाचा चौधरी, अब कुछ मुझे नाम याद नहीं आ रहे, बचपन बहुत बचपन था, कुछ किताबें रेंट पे लेके आया करते थे। हाँ सर, याद आया, गर्मियों की 2 महीने छुट्टियां, क्या करें हम, चाचा चौधरी, चंपक, बालंस, नाम भी याद नहीं आ रहे, धीरे धीरे नाम याद आएंगे तो बताऊंगा। ठीक है, कम टू द पॉइंट। सप्लाई वो दुकानदार, सप्लायर वो दुकानदार, रेसिपिएंट चिन्मेजर या तुम, कोई भी हो सकता है, जो मार्केट से वो लेके आया होगा। क्या बोला था मैंने भी? बैलेंस, चंपक, चाचा चौधरी या एनी अदर कॉमिक बुक्स जो भी आपने मार्केट से पहले रेंट पे ली होगी। तो जब आप
यहाँ पे जाते थे तो ये सप्लायर ने आपको बुक दी ऑन रेंट, तो आप लोगों को ध्यान होगा एज ए रेसिपिएंट यू, जो भी आपका नाम है XYZ नाम, फील इट, सप्लायर आपको चंपा की बुक दे रहा है ऑन द रेंट, या चाचा चौधरी या जो भी बुक्स आपने बचपन में रेंट पे ली थी, तो सप्लायर ने आपको बुक रेंट पे दी रेसिपिएंट को। वो बोलता है भैया 5 रुपया, मुझे ध्यान नहीं उस समय क्या था, हम लोग 1 रुपये की रेंट पे लाया करते थे, अब का पता नहीं अभी अवेलेबल होता है या नहीं होता, आई डोंट नो। कितना? 1 रुपीज। बोला 1 रुपये का रेंट लेंगे भैया। ठीक है, मैंने बोला दे दो भैया ये बुक, 1 रुपीज का रेंट लगेगा। लेकिन उसने बोला भैया 1 रुपये का रेंट लगेगा, लेकिन पता चला ना तेरे को बुक दिया ना, कौन सा बुक दिया? सप्लायर ने दिया ना भैया, सप्लायर ने रेसिपिएंट को बुक दिया। कौन है सप्लायर? दुकानदार। वो दुकानदार ने चंपक कली की बात नहीं कर रहा हूं, चंपक बुक का नाम बता रहा हूं मैं। हाँ, तो चंपक बैलेंस चाचा चौधरी ये बुक रेसिपिएंट को रेंट पे दी, 1 रुपए के रेंट पे। दुकानदार बोलता भैया रेंट तो 1 रुपीज ही लगेगा, लेकिन तुमने किताब फाड़ दी, घुमा दी, वापस रिटर्न नहीं की, तो क्या गारंटी है? तो भैया आपको एक काम करना पड़ेगा, 100 रुपीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। मीन्स 100 रुपए दे दो सप्लायर को। रेसिपिएंट ने बोला भैया रखेगा तो नहीं ना? नहीं भैया, सप्लायर ने बोला, दुकानदार ने बोला भैया ये 100 रुपया मेरे को दे दो, लेकिन 100 रुपए मैं ले नहीं रहा हूं, मैं जेब में तो रखूंगा, मेरे पास तो रहेगा, मेरे पास रहेगा, लेकिन आपकी अमानत है, मैं उसे खा जाऊंगा, लेकिन तभी खाऊंगा यदि आप मेरी किताब खा गए। तो आपने किताब रिटर्न नहीं की तो 100 रुपया खा गया। ये आपने क्या किया? जला दी, फट गई, वापस से टाइम रिटर्न नहीं की, तो कुछ खा सकता हूँ या पूरा खा सकता हूँ, अदरवाइज 100 रुपया आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, मेरे को लेना देना नहीं है, मैं दुकानदार, मैं सप्लायर आपको बुक रेंट पे दे रहा हूँ। मैं एग्जांपल बुक रेंट का ले रहा हूँ, आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो। तो सप्लायर ने कोई किताब दी रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट ने बोला 1 रुपया का रेंट बनता है, लेकिन अभी 100 रुपया दिया। अभी कितना दिया? अभी 1 रुपया नहीं दिया, अभी रेसिपिएंट ने कितना दिया? 100 रुपया दिया, लेकिन ये 100 रुपया क्या सप्लायर का हो गया? नहीं हुआ। सप्लायर को क्या करना पड़ेगा? अगले दिन नेक्स्ट डे जैसे ही रेसिपिएंट किताब रिटर्न करेगा तो 100 रुपया वापस से देना पड़ेगा। तो क्या 100 रुपया कंसिडरेशन है? सप्लायर बोल सकता है आज 100 रुपया मिला, अबे 100 रुपया नहीं मिला, ये रूट सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो क्या ये कंसिडरेशन का पार्ट है? सर समझ नहीं आ रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझना बात किसकी बात हो रही है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। एक और एग्जांपल लेते हैं, सुनना बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आ रहा है। चिन्मय ट्यूटोरियल्स ने कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की। मुझे डाउट है जो स्टूडेंट आ रहा है वो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर खराब ना कर दे। वो स्कूल की हालत, 12th तुमने पढ़ा है कभी? 12th कोई पास आउट है? 12th सर सभी पास आउट है ना, तो याद नहीं है लास्ट डे बम बाथरूम में ब्लास्ट करेंगे, अब स्कूल से जा रहे हैं, फर्नीचर तोड़ के जा, बर्बाद करके जा। मुझे भी लगता है कि लास्ट डे जब तुम इंस्टीट्यूट से जाओगे तो वही क्या करोगे, कुछ ब्लास्ट कर दोगे, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है। तो मैंने बोला जो मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आएगा 45,000 का फीस, 45,000 का फीस एंड 45,000 का सिक्योरिटी, टोटल 90,000 रुपीज देना होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 90,000 रुपए जिनमें जन पार्टी करे 90,000 की? ओ सर हम दे रहे हैं 90,000, सब पार्टी मत करना, 45,000 हमारी अमानत है। 6 महीने बाद जब कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको वापस से रिटर्न करना है। तो मींस फीस कितनी? 45,000। तो मुझे पढ़ाने का कितना मिल रहा है? इवन टुडे आज 90,000 रुपीज ले लिया है, वैसे मिलने के लिए तो 90,000 मिल रहा है। डिपॉजिट टोटल जो अमाउंट है 90 है, 45,000 फीस का एंड 45,000 सिक्योरिटी का। लेकिन क्या मैं कंसिडरेशन 90,000 बोल सकता हूं? मेरे पॉइंट से सोच के देखो सर, हम आपके कि अपने पॉइंट से भी देख लें सर, 90 नहीं है सर,
हवा में नहीं उड़ने का, सर वापस से देना और बुके खा मत लेना। हाँ आवाज आ रही है अंदर से, सर 45,000 फीस है वही रखना, उससे ज्यादा नहीं। सर वो सिक्योरिटी है, वापस से देना पड़ेगा 6 महीने के बाद। कुछ बात समझ में आ रही है? सिक्योरिटी डिपॉजिट कभी भी कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि वापस रिटर्न करना पड़ता है। लेकिन यदि सप्लायर उससे रिटर्न नहीं करे तो इसका मतलब कंसिडरेशन का पार्ट है। दो बातें, सिक्योरिटी डिपॉजिट, हेलो एवरीवन, सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसे कि 45,000 फीस थी, वो तो कंसिडरेशन है। एग्जांपल के साथ लेते हैं, 45,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो एक स्टूडेंट ने चिन्मय ट्यूटोरियल से पढ़ने के लिए डिपॉजिट कराई। समझ में आ रही बात? बिल्कुल आ रही है सर। तो 45,000 मैंने 6 महीने का रिटर्न कर दिया क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट था, तो कंसिडरेशन कितना है? ओनली 45,000 रुपीज। लेकिन 45,000 का फीस, एग्जांपल नंबर 2, और 45,000 की फीस के साथ उस बच्चे ने कुछ डैमेज कर दिया इंस्टीट्यूट के अंदर, तो 10,000 उस सिक्योरिटी डिपॉजिट में से मैंने अप्लाई कर लिया। तो बच्चा चिन्मय ट्यूटोरियल्स में क्या देखेगा? 45,000 रुपीज प्लस 10,000 उन्हें टेंस नहीं दिया या कोई पेनल्टी लगा दी, डिसिप्लिन में कुछ लफड़ा कर दिया, जो भी है, कोई रूल्स फॉलो नहीं किए, तो हमने 10,000 रुपीज एज ए पीनल इंटरेस्ट या पेनल्टी उससे चार्ज कर लिया। तो हमें मिला कितना? 45,000 रुपीज तो फीस था ही, सिक्योरिटी डिपॉजिट में 35,000 दे दिए, 10,000 अप्लाई किया, तो कितना अप्लाई किया? 10,000। तो 45,000 का फीस और 10,000 रुपीज और खा गए, तो कितना मिला? 55। तो कंसिडरेशन कितना है? 55,000 रुपया। कंसिडरेशन कितना है? 55,000 रुपीज। कुछ समझ में आ रहा है? 100% समझ में आ रहा है सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना अमाउंट मिला वो तो कंसिडरेशन है ही नहीं, पूरा अमाउंट नहीं, क्योंकि बच्चा तो 90,000 देखे जा रहा है ना सर। तो 90,000 में से ये बात याद रखनी पड़ेगी, जो भी अमाउंट, सुनना बात ध्यान से, जो भी अमाउंट कौन रेसिपिएंट, एनी अदर पर्सन सप्लायर को दे रहा है, वो सब कंसिडरेशन नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं है। मतलब बुक वाले ने रेंट पे बुक दी रेसिपिएंट को, 100 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट पे लिया, ये वापस देना पड़ेगा। 1 रुपए का जो रेंट है वो कंसिडरेशन है, ये कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन ये जो 100 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो वापस से रिटर्न किया जाएगा, ये क्या कंसिडरेशन नहीं है। ओनली 1 रुपीज क्या होगा? कंसिडरेशन होगा। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। लेकिन इफ सिक्योरिटी डिपॉजिट यदि सप्लायर अप्लाई कर लेता है, क्या वर्ड है? अप्लाइज का मतलब एज ए कंसिडरेशन रख लेता है, मतलब ये कि रेसिपिएंट ने बुक फाड़ दी, रिटर्न नहीं की टाइमली, तो उस केस में 100 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट रेसिपिएंट को नहीं देंगे, अप्लाइज रख लेंगे, अपना हो गया। तो उसे यदि आपने अप्लाई कर लिया, रख लिया, रिटर्न नहीं किया, रख लिया, मेरा हो गया, तो मिला ना अपने को। तो इसका मतलब यदि सप्लायर सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी यदि अप्लाई कर लेता है, रख लेता है, तो कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा। और मुझे अब लग रहा है कि सेक्शन 2 क्लोज 31 अच्छी तरह समझ में आ गया है कि क्या कंसिडरेशन है और क्या कंसिडरेशन नहीं है। एक बार जल्दी से सेक्शन 2 क्लोज 31 पूरा रिकॉल कर लेते हैं। जो भी अमाउंट सप्लायर के द्वारा रेसिपिएंट को दिया जाएगा, जो भी, सर क्या बोले जा रहे हो? हेलो, यही देख रहा हूँ, सोने का नहीं, उठ सो जाता है, ऐसे मजा आ रहा है, अभी तो उठने का बड़ा मजा आ रहा है। सर सप्लायर नहीं देता, कौन देता है? जो भी अमाउंट रेसिपिएंट ने सप्लायर को दिया, एनी पर्सन ने दिया सप्लायर को, तो एनी पर्सन या रेसिपिएंट जो भी अमाउंट सप्लायर को देगा, क्या देगा? मनी देगा,
बोलो बोलो, उठो उठो, जागो, बड़ा मजा आ रहा है। मनी, एनी काइंड, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंसेस। बात समझ में आई? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज है वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगी, नहीं होगी। पहला पॉइंट, ये इंक्लूड नहीं होगी कंसिडरेशन के अंदर। और सेकंड, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो रेसिपिएंट ने सप्लायर को दी, वो भी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। लेकिन यदि सप्लायर अप्लाई कर लेता है, उसे यूज कर लेता है, खा जाता है अपनी स्टाइल में बोले तो कंसिडरेशन माना जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। एक बार जल्दी से एग्जांपल को लिख लो। ओके।